अब हम आ गए हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, स्टैंडिंग वेव। इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। और राइट, तो देखो इसमें होता क्या है, हमारे पास एक इस तरीके से मान लो रस्सी खींच रखी है, हमने इधर से एक वेव को भेजा हुआ है, ऐसे सॉरी ऐसे नहीं होगी वेव, ऐसे कुछ होगी, वो इधर जा रही है। दूसरी कोई वेव है वो इस तरीके से मान लो वो इस तरफ आ रही है। तो अब क्या होता है, यहाँ से कुछ एनर्जी इधर जा रही थी, यहाँ से कुछ एनर्जी इधर जा रही, तो इनफैक्ट अगर एनर्जी दोनों बराबर हो जाएंगी तो हम देखेंगे भाई नेट एनर्जी का ट्रांसफर जीरो होने लग जाता है फिर हमारे पास। अच्छा, जब भी हम स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं तो स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, जब भी इंटरफेरेंस हो रहा होता है, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं से फिक्स कर देते हैं इस तरीके से। मान लो रस्सी से मैंने इन दोनों को बंद कर दिया, यहाँ पे रस्सी से नहीं, दीवार से बांध दिया। तब यहाँ से जो वेव गई थी वही रिफ्लेक्ट होकर के आ रही होती है और उनका इंटरफेरेंस होता है। फिर इधर जा रही होती है, फिर वही रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो आपस में ही उनका इंटरफेरेंस होता रहता है खुद ही के रिफ्लेक्शन से। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। फिर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास बन जाती हैं स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स किस तरीके की दिखेगी, देखो इस तरीके से कुछ हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बनती है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। हमारे पास ये ऐसे कुछ स्टैंडिंग वेव्स बन जाती है। अच्छा, ये जो वेव है ये एक सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स है, एक इधर आती हुई वेव, एक इधर आती हुई वेव। तो अब ऐसा नहीं होता है कि ये वाली वेव उधर जाती हुई हमें दिखाई देगी, इसका नाम भी हो जाता है स्टैंडिंग वेव। अल्टीमेटली इसकी जो इक्वेशन निकल के आती है उसके हिसाब से क्या होता है कि ये वेव यहाँ पर ही वाइब्रेट करने लगती है, इस तरीके से स्टैंड कर जाती है, वो स्टैंडिंग वेव बन जाती है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अब देखो इसमें चल क्या रहा होता है, हर एक पार्टिकल पार्टिकल क्या कर रहे थे, पार्टिकल तो पहले भी ऑसिलेट कर रहे थे, पार्टिकल अभी भी ऑसिलेट करते हैं। लेकिन पहले सभी पार्टिकल्स का जो एम्पलीट्यूड हुआ करता था वो सेम हुआ करता था। अब पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ वाला जो पार्टिकल है उसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा इस तरीके से, उसको मैं बना देता हूँ। यहाँ वालों का एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ वालों का एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके से होगा। इन सब का एम्पलीट्यूड इस तरीके से रहता है जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर है। लेकिन बाकी पॉइंट्स के एम्पलीट्यूड अब कम हो जाते हैं इस तरीके से। और हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका जो एम्पलीट्यूड ज़ीरो होता है, उनका कोई मोशन नहीं होता, और ऐसे पॉइंट्स को बोला जाता है ये हमारे नोड्स हैं। दिस इज़ अ नोड। ये भी हो जाएगा हमारे पास एक नोड, ये भी हमारे पास नोड होगा। अब सारे मैं लिख नहीं रहा, ये भी आ जाता है हमारे पास नोड। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये वेव अभी ऐसे दिख रही है, थोड़ी देर बाद इसका शेप कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये एकदम फ्लैट हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद ये कुछ इस तरीके से होगी, फिर थोड़ी देर बाद कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी, और फिर रिवर्स चालू हो जाएगा, फिर वापस से ही नीचे आने लगेगी, है ना। तो इस तरीके से आप देखते हो कि यहाँ पर हमारे पास, अगर इस पार्टिकल की बात करूँ तो वो तो ऐसे ऐसे चम कर रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसे ऐसे चम कर रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसे ऐसे चम कर रहा है, ये वाला ऐसे चम ही नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का, कुछ पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, वो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस होते हैं। जो नहीं डिस्प्लेस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास नोड है। तो जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस होता है उसको हम बोल देते हैं वो हमारा एंटी नोड है। दिस विल बी एंटी नोड, ठीक। यहाँ पे मैं सभी के इस तरीके से SHM के एम्पलीट्यूड्स बना देता हूँ इस तरीके से। ऐसे हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बन जाती हैं। ओके, अब देखो इसमें और एक चीज़, यहाँ पर एक नोड से दूसरे नोड के बीच में अगर मैं बात करूँ तो सारे के सारे पार्टिकल अपने अपने SHM, सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं, लेकिन सब एक साथ मैक्सिमा पर हैं इस तरीके से। थोड़ी देर बाद सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद सारे के सारे मीन पोजीशन पे आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद सारे के सारे यहाँ आएंगे, थोड़ी देर बाद सारे के सारे अपने एकदम नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुँच जाएंगे, फिर सारे एक साथ मीन पे आएंगे, फिर सारे एक साथ यहाँ पे आएंगे। तो हम बोलते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी पार्टिकल हैं ऑल आर इन फेज, सब लोग एक साथ एक्सट्रीम पे जाते हैं, एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को लिखो, ये वाले जो पार्टिकल्स हो गए हमारे पास, ये सब इन फेज, ठीक। अब यहाँ पर और एक चीज़, जिस वक्त ये वाले सारे के सारे ऊपर गए हुए थे उस वक्त ये वाले सारे के सारे नीचे आए हुए हैं। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, देखो ये लोग भी सब, ये जितने भी पार्टिकल यहाँ पे रस्सी के जितने भी पॉइंट्स थे सारे के सारे SHM कर रहे हैं, ये सब भी इन फेज हैं। लेकिन अगर इस पार्टिकल और इस पार्टिकल को कंपेयर करूँ
तो ये दोनों आपस में आउट ऑफ फेज हैं। जिस वक्त ये इस एक्सट्रीम पे जाता है उस वक्त ये दूसरी एक्सट्रीम पे जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस हो जाएगा किसी भी पॉइंट का, इसका इससे मान लो, या इस वाले का इससे फेज डिफरेंस कर लो, या इस वाले का इससे फेज डिफरेंस कर लो, या इस वाले का इससे फेज डिफरेंस कर लो, सबका बीच में फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई का। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एवरी alternate loop is out of phase, या फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई की वैल्यू वहाँ पर पाई के बराबर आने वाली है। समझ में आया? यहाँ पे जब सारे ऊपर जा रहे थे ये सारे नीचे आ रहे थे, ये वाले फिर सारे पार्टिकल ऊपर जा रहे थे, इस तरीके से हमारे पास होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने लूप की बात करी है। लूप कौन सा है? कोई लूप ऐसा तो बन नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आप इसको देखो, ये ऐसे है फिर ये ऐसे आ जाते हैं। तो इनका अगर मैं शेप की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरे पास एक लूप के जैसा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली लूप नहीं बनता, रस्सी या तो ऐसे होगी या फिर बाद में होगी तो वो ऐसे होगी। एक्चुअली कहीं पे लूप पूरा बना नहीं है, दिख लूप जैसा रहा है इस डायग्राम में, तो उसको लूप बोल दिया जाता है। क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे एक लूप की लेंथ कितनी आ रही है? तो यहाँ पर एक लूप लेंथ अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज लूप लेंथ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? ये आ जाता है हमारे पास, देखो एक वेवलेंथ इतनी बड़ी होती है, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास था लेमडा, उतने में मेरे पास 2 लूप आ गए हैं। तो लूप लेंथ की जो वैल्यू हो जाती है, लूप लेंथ इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 के बराबर हमारे पास लूप लेंथ आ जाती है। और हम लिख सकते हैं इन वन लूप एवरी पार्टिकल हैज़ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। कुछ का सेम भी होगा, जैसे यहाँ वाले का यहाँ के बराबर होगा एग्जैक्टली, क्योंकि सिमेट्री हमारे पास लूप के सेंटर के अबाउट। तो इस तरीके से हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। अब इनकी इक्वेशन वगैरह कैसे लिखी जाती है पूछी नहीं जाती है, पर देखते हैं इक्वेशन आती कैसी है, किस फॉर्मेट की हमारे पास इक्वेशन होती है। A standing wave having 3 nodes and 2 antinodes is formed between 2 atoms having a distance of इतने एंगस्ट्रॉम between them. The wavelength of the standing wave is। अब देखो ये बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल सा सवाल है। हमारे पास 2 एटम हैं जिनके बीच का मुझे कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है। एक एटम ये रहा मान लो A, दूसरा एटम ये रहा मान लो B। इनके बीच में कुछ स्टैंडिंग वेव बनी है। तो स्टैंडिंग वेव में हमारे पास 3 नोड हैं, 2 एंटी नोड हैं। स्टैंडिंग वेव का सबसे बेसिक जो बन सकता है वो हमारे पास क्या हो सकता है? मान लो अगर हमारे पास इस तरीके से इनको मैं ज्वाइन करा दूं, सबसे बेसिक होता कि यार ये ऐसे होता, फिर थोड़ी देर बाद ये इस तरीके से आता और फिर ये नीचे आ जाता। तो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से पार्टिकल्स हमारे पास SHM सारे के सारे कर रहे होते हैं। ये सबसे बेसिक वर्जन की बात की जाए तो मैं बोलता है इसमें 1 लूप होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने तो बोला कि हमारे पास 3 नोड और 2 एंटी नोड है। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ, जो कि एक्चुअली गलत आंसर है, फिर भी मैं आपको बना के बता देता हूँ। अगर ऐसा होता है ना, ए और बी के बीच में इस तरीके से हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास बी। बताओ इसमें कितने नोड हैं, कितने एंटी नोड हैं? तो एक नोड यहाँ पर है, दूसरा नोड यहाँ पर है, यहाँ पर मेरे पास आया था एक एंटी नोड। हमसे बोला है कि 3 नोड और 2 एंटी नोड हैं। तो ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, एक नोड यहाँ पर है, दूसरा नोड यहाँ पर है, एक और नोड कहीं होना चाहिए, वो इनके बीचों बीच ही हो सकता है। हमारे पास यहाँ पर जो अब की बार स्टैंडिंग वेव बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, और इसका दूसरा वाला वर्जन ये हो जाएगा हमारे पास। देखो कितने नोड है, यहाँ पर मेरे पास नोड आ जाता है, यहाँ पर मेरे पास नोड आ जाता है, यहाँ पर मेरे पास नोड आ जाता है। एंटी नोड्स कहाँ कहाँ पर है? ये रहा एंटी नोड और दूसरा ये रहा एंटी नोड। हो गए हमारे पास 3 नोड 2 एंटी नोड। तो यहाँ पर अब बताओ हमसे क्या पूछिए, द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव। वेवलेंथ कितनी बड़ी हो गई? तो ये जो है यही तो होती है हमारे पास वेवलेंथ, है ना। या फिर आप ऐसे देख लो, एक लूप लेंथ को हम लेमडा बाई 2 बोलते हैं। यहाँ पर टोटल 2 लूप्स है हमारे पास, एक ये रहा दूसरा ये रहा, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वही तो वेवलेंथ के बराबर हो गया। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू वेवलेंथ के बराबर, विच इज इक्वल टू 1.21 एंगस्ट्रॉम। ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इतना सिंपल कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन था। स्टैंडिंग वेव, इनकी इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन में बहुत छोटी सी चीज़ हमको समझनी होती है। तो देखो मान लो हमारे पास 2 इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? एक वेव ऐसे गई, उसकी कुछ इक्वेशन है, फिर वो कहीं से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो उन दोनों की जो इक्वेशन होगी, अब देखो सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं हम यहाँ पर, हमारे पास y1 की वैल्यू हो जाएगी y1 इज इक्वल टू ए
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जब वो रिफ्लेक्ट होके आएगी तो यहाँ पर हमारे पास माइनस की जगह प्लस हो जाता है इस तरीके से। दूसरा हो जाता है मेरे पास y2 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब यहाँ पे आप देखोगे साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी है, इसको आप ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज लगा करके ओपन कर सकते हो, जिससे हमारे पास फाइनली जो रिजल्टेंट आ जाता है ना, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अगर मैं ये चीज़ कर दूँ तो हमारे पास कुछ वैल्यू याद आती है। क्या आ जाती है, देखो ये आता है हमारे पास y इज इक्वल टू 2a0 साइन के एक्स प्लस फाइव वन और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास होता क्या है, के एक्स वाली टर्म अलग हो जाती है, ओमेगा टी वाली टर्म अलग हो जाती है। फाइव वन फाइव टू क्या है, ये कुछ इनिशियल कंडीशंस हो सकती हैं या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से मान लो यहाँ पे 90 डिग्री लग गया, 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा कुछ हुआ तो ये साइन का कॉस हो जाएगा, ये भी साइन का कॉस हो सकता है। इस तरीके की टर्म हमें देखने को मिलती है। अगेन इसके दो सिंपल से एग्जांपल लेंगे, ये सब कुछ हमें ज़्यादा करना ही नहीं है, हमसे ये थीटा वगैरह की अलग अलग वैल्यू ये सब नहीं पूछा जाएगा। देखो इसमें दो प्राइमरी केसेस आते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यू जाएगी y इज इक्वल टू 2a0 साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, या फिर हो जाएगा कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। अब इसमें अंतर क्या है, देखो जो ओमेगा टी वाला टर्म है वो तो समय के साथ बदलता रहता है, तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एस एच एम को, दिस रिप्रेजेंट एस एच एम। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा एस एच एम को। हमने क्या देखा था, हमारे पास जब स्टैंडिंग वेव बनती है हर पार्टिकल इस तरीके से एस एच एम करता है, यहाँ वाला कुछ और एस एच एम करता है, बस फर्क क्या होता है, इनके सबके एम्पलीट्यूड अब अलग अलग हो जाते हैं। देखो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ वाले का एम्पलीट्यूड कम है। और एम्पलीट्यूड किससे पता चलेगा हमें, ये जो टोटल टर्म है ये डिक्टेट करती है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आती है। ये वाली जो टर्म बन जाती है ये हमारे लिए बन जाता है एम्पलीट्यूड। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास साइन के एक्स है, एक्स की वैल्यू रख दो ज़रा ज़ीरो, एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखते ही क्या हो जाएगा, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब कॉस, फिर ये ओमेगा टी की कुछ भी वैल्यू करते रहो, वाई की वैल्यू तो हमारे पास ज़ीरो आ गई। इसका मतलब मुझे पता चलता है कि x की वैल्यू ज़ीरो रखने पर y की वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहती है। तो मैं बोल सकता हूँ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर हमारे पास नोड था। तो हमें मेनली यही चेक करना होता है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर नोड है या एंटी नोड है। दूसरा केस कौन सा हो जाएगा, एंटी नोड वाला। तो उसमें क्या होगा, x की वैल्यू ज़ीरो रखो, यहाँ पे रख दो ज़ीरो, तो ये हो जाता है हमारे पास ज़ीरो, कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1। तो ये जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है वो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू ज़ीरो पर हमारे पास इस बार एंटी नोड बनने वाला है। तो बस इतनी सी ही चीज़ आपको समझनी है। कभी कोई इक्वेशन इस तरीके से दे दी जाए कि भाई ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, बताओ x इज इक्वल टू ज़ीरो पर नोड है एंटी नोड, तो कैसे चेक करोगे। देखो ओमेगा टी वाला जो पार्ट है ये एस एच एम कराता है, वो ऊपर नीचे कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई x की पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो इसका मतलब वहाँ पर नोड है। अगर इस कॉस की x की वैल्यू 1 हो जाती है यानी कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, तो हम बोलेंगे वो एक एंटी नोड है। Two traveling waves produce a standing wave which is represented by y is equal to tan. The node closest to the origin in the positive x direction is at। अब मैं इसको बता दूंगा, क्वेश्चन की हिंट भी दी तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। एक बार थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। हमसे पूछा है कि x इज इक्वल टू ज़ीरो पर, क्लियरली x इज इक्वल टू ज़ीरो पर हमारे पास नोड नहीं है, तो सबसे क्लोजेस्ट नोड टू द ओरिजिन कहाँ होगी। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया, देखो हमारे पास अगर नोड चाहिए तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है अगर ये ज़ीरो हो जाए, क्योंकि x की कुछ वैल्यू रखें एट x इक्वल टू ज़ीरो, पहले तो ये बताओ एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो ये ज़ीरो हो जाता है, तो ये पूरी की पूरी कॉस की वैल्यू हो जाती है 1। इसका मतलब जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता था उतना हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू ज़ीरो, वी हैव एन एंटी नोड। ठीक, नोड के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, x की ऐसी वैल्यू रख दो जिस वक्त ये पूरी की पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अच्छा, सबसे पास वाली वैल्यू हमें देखनी है यहाँ पर। तो मान लो ये मेरे पास x इज इक्वल टू ज़ीरो था,
यहाँ पर तो हमारे पास एंटी नोड है। देखो हमारी स्टैंडिंग वेव कैसी बनेगी, कुछ इस तरीके की होगी, है ना। मुझे नहीं पता आगे पीछे यहाँ पे जा रही है कि नहीं जा रही है। इस तरीके से इक्वेशन दिया, x इज इक्वल टू 0 पे वी हैव एन एंटी नोड। ये वो वैल्यू होगी जहाँ पर हमारे पास कॉस वाली टर्म 0 हो जानी चाहिए, है ना। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है भाई कॉस, अगर मैं बोल दूँ कि ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट था, तो हमारे पास कॉस ऑफ 1.57 पर सेंटीमीटर इनटू एक्स नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0 के बराबर। कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? कॉस की वैल्यू 0 होती है π/2 पर। तो ये अंदर वाली वैल्यू π/2 के बराबर होनी चाहिए। तो इसको मैं लूँगा 1.57 एक्स नॉट पर सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे यूनिट्स भी दे दी, यानी एक्स की वैल्यू सेंटीमीटर में आने वाली है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए π/2 के बराबर। पाई होता है हमारे पास 3.14, उसका जो हाफ होता है वो एक्चुअली 1.57 के बराबर ही होता है, 1.57 ये होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास ये इस तरीके से कट जाते हैं। एक्स नॉट की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इन लोग को एक 1 मिलीमीटर का ऑप्शन भी देना चाहिए था। अगर ये 1 मिलीमीटर का ऑप्शन देते तो कोई कोई इसको मार्क कर देते, लेकिन एक्चुअली जो आंसर हमारा बन जाता है वो बन जाता है 10 मिलीमीटर, क्योंकि ऑप्शन तो वही यहाँ पे, तो बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। इतने सिंपल सवाल यहाँ पे होते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई कौन सा एक्स है जहाँ पर सेकेंड नोड बन रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ पर पहली बार हमारे पास वैल्यू थी जो π/2 थी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ एक्स डैश, तो फिर मैं क्या लिखूँगा, कॉस ऑफ 1.57 अपॉन सेंटीमीटर टाइम्स एक्स डैश इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? देखो हमारे पास जो कॉस का ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ कहाँ होता है, 0 पे मैक्सिमम होती है, π/2 पे 0 होता है, पाई पे -1 होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 3π/2। इससे हमें एक्स डैश मिलेगा जो होगा हमारा सेकंड नोड। तो इस तरीके का क्वेश्चन में वेरिएशन किया जा सकता है। उसकी वैल्यू अब आप देखोगे तो आ जाती है हमारे पास 30 मिलीमीटर। इस तरीके से आप फिर नेक्स्ट भी निकाल सकते हो, वो फिर से आ जाएगी हमारे पास कितनी, 50 मिलीमीटर पे। और यहाँ पे आप देखोगे फिर आप ऐसे भी पता कर सकते हो भाई ये मेरे पास वेवलेंथ की वैल्यू है, तो आप यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू भी पता कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आप पूछी जा सकती हैं, सब कुछ बहुत आसान है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 11th और 12th पूरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे तरह के PYQs, जितने भी तरीके के PYQs पूछे गए हैं, ऑल टाइप्स ऑफ PYQs हैव बीन कवर्ड। कलरफुल नोट्स भी वहाँ आपको मिल जाते हैं, कलरफुल नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ में पूरे कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आ जाओ वहाँ पर स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ेंगे। मिलते हैं फुल कोर्स में।